सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहता हूं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट WHO। डॉक्टर स्वामीनाथन, आपका एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं नमस्कार। कि तमाम बातें हो रही हैं, जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनका ये कहना है कि आप मान के चलिए कि एक तीसरी लहर भी आ सकती है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब तक तो जो एडवाइजर्स थे, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही ये बात बोल रहे थे। अब सरकार इस चीज को मान रही है। आपका क्या विश्लेषण है? नमस्कार। आपको एक्चुअली ये अगर बाकी देशों में जो पिछले 17-18 महीने से हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे कई देश दिखाई देते हैं जहाँ पे लहर आफ्टर लहर आए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लहर भी आया है। बीच में वो कुछ एक्शन लेते हैं, कम हो जाता है और फिर वो नॉर्मल में चले जाते हैं तो दोबारा बढ़ जाता है। कुछ देश ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे पहला लहर हुआ और मेरे ख्याल से चीन सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, और उसके बाद कोई भी लहर नहीं हुआ। पर बाकी देश भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुछ देश ऐसे हैं जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जहाँ पे 2020 में पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल में रखा। बहुत कम केस हुए, बहुत कम मृत्यु हुए, पर अब कुछ वहाँ पे भी केसेस बढ़ने लगे हैं। हो सकता है कि नए वेरिएंट जो आजकल दुनिया में फैल रही है, B.1.1.7, वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, जल्दी फैलती है, तो उसके वजह से कुछ देशों में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने लहर आते हैं, कितना ऊंचा वो लहर होता है, कितनी मृत्युआं होती हैं, ये सिर्फ वायरस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं, वहाँ के सिटीजन्स कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो उस पर ये निर्धारित है कि कितने लहर आएंगे और कब आएंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि अभी तो दूसरा लहर में से हम लोग भारत में गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस लहर को कैसे दबाएं, इसको कैसे सप्रेस करें, इसको कैसे अभी हैंडल करें, कैसे लोगों की जान बचाएं, कैसे और आगे बढ़ने से। अभी पूरे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थिति है, सब जगह में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना हम कुछ देख रहे हैं हम अभी नॉर्थ इंडिया में। तो अभी भी समय है तैयारी करने के लिए कि ये जो दूसरी लहर है, ये इतने ज्यादा असर ना हो लोगों, और उसके बाद तीसरी लहर को कैसे हम रोक सकें या कैसे उसका इम्पैक्ट कम कर सकें, इस पे भी अभी से तैयारी करनी। हाँ जी, डॉक्टर स्वामीनाथन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, देखिए एक विश्लेषण ये भी होगा कि आपका कहना एकदम सटीक था कि आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना आप लहर से निपटने में, या लहर की तीव्रता क्या होगी वो उसी पर निर्धारित होगी कि आपने कितने प्रभावी ढंग से उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ये तैयारी कब तक हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत के विश्लेषण में पहली लहर को काबू में पाकर हम निश्चिंत हो गए कि जीत ली जंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कब तक करें? ये जंग जीतने में अभी कुछ समय लगेगा दुनिया में, क्योंकि वैक्सीन जब तक 70 या 80% लोग नहीं ले पाएंगे वैक्सीन, जब पॉपुलेशन इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, एक्चुअली 50% लोग भी वैक्सीन अगर लगा लेते हैं तो उससे हमने देखा है बाकी देशों में कि काफ़ी मृत्युएं कम हो जाती हैं और केसेस भी कम होने लगते हैं। बट जैसे भारत इतना बड़ा देश है और आबादी इतनी बड़ी है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो तब तक हमें बाकी जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमें पता है काम करते हैं, जो पिछले साल काम किए थे, पिछले साल जो बहुत अच्छी तैयारियां हुई थी, उन्हीं को दोबारा लेके आना पड़ेगा और उनको और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अब, क्योंकि जो नए वेरिएंट्स का जो प्रभाव है ये इतना ही है कि वो ऐसी सिचुएशन को ढूंढते हैं, ऐसे वातावरण में ढूंढते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएं और जल्दी फैल जाते हैं फिर। और जैसे पहले देखा था हमने कि एक अगर किसी को फैमिली में, परिवार में एक को हो तो हो सकता है किसी दूसरे को भी हो, बट ज़्यादातर नहीं होता था। बट अब क्या होता है, एक को हो जाए तो पूरे परिवार में हो जाता है। तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें डेटा की इस समय बहुत आवश्यकता है, और डेटा बिल्कुल ऐसे लोकल लेवल पे होना चाहिए जिसके ऊपर
एक्शन ले सकें एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि केसेस कितने हो रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कितना है, टेस्टें कितनी हो रही हैं। ये भी देख रहे हैं कि गाँव में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की उपलब्धि है वो कम है शहरों से। तो ऐसे वातावरण में अगर लोगों को बुखार हो रहा है तो वहाँ पे कैसे हैंडल किया जाए, शहरों में और गांव में हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होगा। तो लोकल लेवल पे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए डेटा की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये डेटा अगर ठीक तरह से एनालाइज किया जाए उसमें ट्रेंड्स भी पता लग सकते हैं और क्या एक्शन लेना है। एक ज़िले में कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर बेड्स हैं, कितने टेस्ट की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे एंटीजन रैपिड डिटेक्शन टेस्ट लेके जा सकते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे पीसीआर का बस नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी एकदम कर सकते हैं, जैसे ज़िले में कंट्रोल सेंटर हो, हर ज़िले में कंट्रोल सेंटर हो, जिसे वॉर रूम भी कह सकते हैं या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, जहाँ पे सारा डेटा हो, जहाँ पे हॉटलाइन हो, जो किसी को बुखार है, किसी के परिवार में कोई बीमार है, वो फ़ोन करके पता करें कि अभी हम क्या करें। और ये भी बार बार हम कह चुके हैं कि 80-90% लोगों को कोविड-19 में से अपने आप निकल आएंगे। वो सिर्फ थोड़ा रेस्ट, आराम की ज़रूरत है। पैरासिटामोल खा सकते हैं बुखार के लिए, घर पे अच्छा खाना और पानी, और अपने आप को मॉनिटर करें या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कम्युनिटी वॉलंटियर्स लगा के उनको मॉनिटर किया जाए ताकि वो यहाँ वहाँ पैनिक होके ना भागे। बट ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब उनको अस्पताल जाने का टाइम हो जाए, उनकी कुछ ऐसी जैसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, कुछ कंडीशन जैसे उल्टियां लग जाएं या सिर टकरा रहा हो, ऐसी कुछ वार्निंग साइंस हैं जहाँ पे ऐसे पेशेंट को अस्पताल जरूर ले जाना पड़ेगा। तो ये अगर कंट्रोल सेंटर से पता लगा सकें कि बेड्स कहाँ पर हैं, एम्बुलेंस भी सेंट्रली कंट्रोल्ड हो, तो लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वामीनाथन, एक चीज जो यहाँ पर इसका बड़ा जिक्र हो रहा है, अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसका जिक्र कर रहे हैं, मैंने सोचा आप ही से पूछ लिया जाए कि ये जो तीसरी लहर आएगी उसमें संभवतः बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्टडी है, कोई शोध, कोई किसी चीज जिससे माध्यम से आप इसके बारे में कुछ बोल सकती हैं, कुछ प्रकाश डाल सकती हैं कि क्या सही में बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो अभी जितना पड़ रहा है उससे कितना ज्यादा पड़ेगा? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली दुनिया में अभी देखें, अगर केसेस को पूरा एनालाइज करें, जितने भी 150 मिलियन 15 करोड़ से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और आज ही एक नया शोध निकला है जो कहता है कि केसेस भी हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और जितने हम लोग मृत्यु कहते हैं कि 3 मिलियन से ऊपर डेथ हो चुके हैं, वो भी शायद उससे दुगना हो सकता है दुनिया में। बट बाकी देशों में भी ये देखा गया था कि दूसरी और तीसरी लहर में यंगर एज ग्रुप्स, जवान लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। और इसका मेरे ख्याल कारण ये था कि जो बुजुर्ग लोग थे, पहले वेव में उनको सबको पता लग गया था कि बुजुर्गों की हालत जल्दी खराब हो जाती है, तो वो बहुत बच के रहने लगे। और जो यंगर लोग हैं, जवान हैं, उनको बाहर निकलना पड़ा, कॉलेज और स्कूल खुले, लोगों काम पे जाने लगे। इस वजह से दूसरे वेव में, जैसे यूके में हमने देखा जो B117 का वेव हुआ था, वो जवानों में हुआ था, कुछ बच्चों में भी ज़्यादा हुआ था। बट ओवरऑल अगर देखें तो 1% से कम टोटल ग्लोबल केसेस बच्चों में हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे कम इफेक्ट हुए हैं, और इन्फेक्शन हो भी जाता है बच्चों में तो ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, एसिम्प्टोमेटिक, उसमें कोई यही पूछना चाह रहा था आपसे, प्रॉब्लम नहीं होती बड़ी रेयर केसेस में। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, अब तक जो हमने देखा है, पहली लहर में, दूसरी लहर में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत तीव्रता नहीं देखी गई है उनके अंदर मामलों की, मतलब वो उनकी शक्ति, सहन शक्ति एडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी रही है, ज्यादा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ा है। मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी स्टडी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में मामले बढ़ जाएं वो दूसरा है, लेकिन क्या तीसरी लहर में कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि ये बच्चों को प्रभावित ज्यादा करे, कि बच्चे बीमार ज्यादा हो जाएं, कि बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ जाए? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है।
हिंदुस्तान में? ऐसा कोई शोध नहीं है और ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, परंतु अगर केसेस बढ़ेंगे अडल्ट्स में तो बच्चों में भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे तक फैलेगा। तो जितने जितने केसेस बढ़ेंगे उतने उतने बच्चों में भी बढ़ेंगे और बड़ों में भी। तो उस वजह से मतलब जो प्रपोर्शन है वो फिर भी कम रहेगा, बट टोटल केसेस बढ़ेंगे तो जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी बच्चे ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि बच्चे बड़े इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट इट प्रपोर्शनेटली वो कोई चेंज नहीं है और ऐसा कोई शोध नहीं है कि आगे देखेंगे कि बच्चे। बट एक फैक्टर है और वो ये है कि जो टीकाकरण प्रोग्राम है वो सब देशों में बुजुर्गों से शुरू हुआ है। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और नर्सेस को दिया गया, उसके बाद हर एक देश में बुजुर्गों को पहले प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे ओल्डर एज ग्रुप्स में इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम होता जा रहा है और जैसे जैसे टीकाकरण नीचे आता चलेगा तो वैसे उसमें इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से ये हो सकता है कि जैसे हम लोग 2021 और 22 में देखेंगे, हो सकता है कि जवान लोग ज्यादा इम्पैक्टेड हों क्योंकि हम बुजुर्गों को टीकाकरण से बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन प्रश्न को पूछने के पीछे उद्देश्य यही था कि साफ स्पष्ट जानकारी मिले ताकि लोग डरे नहीं, जो है जैसा है अभी तक के शोध के हिसाब से जितना मालूम है वो पता लग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।